तो दोस्तों, जो किसान भाई 2024 में मई महीने में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये साल काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए, फिलहाल के जितने एवरेज टेम्परेचर रहने चाहिए उनसे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। मतलब अभी तक 1 या 2 दिन को छोड़कर 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं गए हैं, 40 डिग्री से कम ही चल रहे हैं। फिलहाल की बात की जाए तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 37-38 डिग्री के आसपास चल रहे हैं और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 26-27 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। तो ऐसे में सब्जियों की खेती करना और उनको ग्रो कर पाना काफ़ी आसान है। लास्ट ईयर की बात की जाए तो लास्ट ईयर भी मई महीना वैसे तो सबसे गर्म महीना माना जाता है, लेकिन लास्ट ईयर भी मई में बारिश वगैरह हो गई थी। मतलब प्री मानसून गतिविधियां 2-3 बार होने की वजह से मतलब मई के महीने में उतने ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गए थे जितने ज़्यादा जाने चाहिए। मतलब हीट वेव जैसी कंडीशन नहीं बनी थी। हीट वेव का मतलब होता है जहां पर टेम्परेचर 42-43 डिग्री से ऊपर चले जाते हैं और जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 4-4.5 डिग्री से ऊपर चले जाता है उस समय का, तो उस जगह को हीट वेव की कंडीशन में घोषित कर दिया जाता है। तो हीट वेव जैसी कंडीशन अभी तक हमारे यहाँ पर तो नहीं बनी है। और हमारा जो एरिया है, मतलब राजस्थान जो है वो काफ़ी गर्म प्रदेश माना जाता है। हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहते हैं। तो हमारे एरिया की बात की जाए तो अभी तक हमारे एरिया में भी 40 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर नहीं गए हैं, 1 या 2 दिन को छोड़कर। और दोस्तों, जिन किसान भाइयों ने आज से 15-20 दिन पहले सब्जियां लगा ली थी, क्योंकि अप्रैल का महीना में काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस समय पर जिन किसान भाइयों ने सब्जियां लगा ली थी उनकी फसलें फिलहाल टेम्परेचर काफ़ी अच्छे खासे मतलब उनके अनुकूल होने की वजह से काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही हैं। हो सकता है उनको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल सकता है पहले लगाई गई सब्जियों के। लेकिन अब अगर आप मई महीने में सब्जियां लगाना चाहते हैं तो 2024 के मई महीने में आप आसानी से सब्जियों की खेती कर सकते हैं और आसानी से उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी रिस्क जो है वो थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर कभी भी बढ़ सकते हैं, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो आप मई के महीने में आसानी से सब्जियों की खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और इस समय पर लगाई गई सब्जियों के मंडी भाव हमें काफ़ी जोरदार मिल जाते हैं। वैसे तो काफ़ी सारी सब्जियां हैं जिनकी खेती आप मई के महीने में कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी सब्जियां ऐसी भी हैं जिनकी खेती तो आप मई महीने में कर सकते हैं लेकिन उनसे अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ठीक से वो ग्रो नहीं कर पाती हैं। इस वजह से जब तक मानसून सीजन शुरू नहीं होता है, मानसून शुरू नहीं होता है मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन नहीं आ जाते हैं, तब तक उनसे अच्छा उत्पादन नहीं लिया जा सकता मई महीने में लगाई गई सब्जियों के। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में बताऊंगा जिनकी खेती अगर आप इस मई के महीने में करते हैं जोरदार उत्पादन देके जाएंगी और काफी जोरदार मंडी भाव उन दोनों सब्जियों से आपको मिल जाएगा। और अगर फिलहाल के मौसम की बात की जाए तो इस मौसम में आप आसानी से उनको ग्रो कर सकते हो। और वो दोनों सब्जियां ऐसी हैं कि बाय द वे अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाता है तो फिर भी वो दोनों सब्जियां आसानी से सर्वाइव कर जाएंगी, आसानी से ग्रो हो जाएंगी और आसानी से काफी जोरदार उत्पादन वो दोनों सब्जियां आपको दे जाएंगी। मंडी भाव भी काफी जोरदार मिल जाएंगे इन दोनों सब्जियों से। तो दोस्तों, इस मई महीने में लगाई जाने वाली दोनों सब्जियों के बारे में कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन सी सब्जियों को आपको लगाना है, लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा और इन दोनों सब्जियों को बिल्कुल कम खर्चे में आप ग्रो कर सकते हो। मतलब कि इन दोनों ही सब्जियों के बीज का जो खर्चा है, मतलब बीज इनका दोनों का आपको काफी सस्ता मिल जाएगा। इस वजह से इनमें होने वाला जो खर्चा है वो भी आपका काफी कम होगा। मुनाफा भी ये दोनों सब्जियां काफी जोरदार देके जाएंगी। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस समय पे सब्जियां लगाना चाहते हो तो नंबर 1 पर इस समय पे आप देसी टिंडे की खेती कर सकते हैं और पूरे मई माह में कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। पूरे मई माह में जब आपका मन करे, जब आपकी जमीन तैयार हो जाए तभी आप इसकी खेती कर सकते हैं। बिल्कुल सही समय है लगाने का और ग्रो होने के लिए मौसम भी एकदम अनुकूल है और मंडी भावों के लिहाज से भी बिल्कुल सही समय है इसका। इस समय पे लगाए गए देसी टिंडे के मंडी भाव काफ़ी जोरदार आपको मिल जाएंगे और लगाने का खर्चा इस फसल का बाकी सब्जियों के मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि बीज भी इसका काफ़ी सस्ता आ जाएगा। 1 एकड़ में अगर आप इसकी खेती करेंगे तो लगभग आप 200-250 रुपए का बीज मान के चलिए
काफ़ी है, इतने बीज से काम चल जाएगा। मैक्सिमम आप 300 रुपये ले लीजिए, 300 रुपये से ज़्यादा इसके बीज का खर्चा नहीं होगा अगर आप 1 एकड़ में इसकी खेती करेंगे। बाकी भी इसमें रोग बीमारियां इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं, फर्टिगेशन वगैरह भी इतने ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेंगे। बस ज़मीन की तैयारियां ठीक से कर लीजिए और बेसल डोज में खाद, उर्वरक, गोबर की खाद वगैरह ठीक से डाल दीजिए। उसके बाद में अगर आप इसकी खेती करेंगे तो उत्पादन भी सही समय पर मिलेगा और काफ़ी जोरदार मिलेगा और काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव इसके आपको मिल जाएंगे। इसको अगर आप गर्मियों में लगाना चाहते हैं, मतलब मई महीने में लगाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक बार आप अपनी ज़मीन में एक गहरी जुताई ज़रूर कर लीजिए। इस समय पे आपकी ज़मीन में गहरी जुताई होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ज़मीन में पड़ी फंगस और निमातोड़ तभी खत्म होगी, वरना आप स्प्रे वगैरह करते रहेंगे, मतलब दवाइयाँ वगैरह डालते रहेंगे, फिर भी वो कंट्रोल नहीं होगी। ये जो समय है, मतलब मई का जो महीना है, वो ऐसा समय है जिसमें आपकी ज़मीन में पड़ी फंगस और निमातोड़ को फ्री में आप खत्म कर सकते हैं, बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के। अगर आप इस समय पे एक डीपली प्लोविंग कर देंगे, एक डीपली प्लोविंग गहरी जुताई करके और लगभग 10 से 15 दिन के लिए खाली छोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा, हवा और सूर्य का प्रकाश सीधा आपकी ज़मीन के अंदर जाएगा, जिससे ज़मीन में पड़ी फंगस और निमातोड़ पूरी तरह से धूप की वजह से ख़त्म हो जाएगी। ये दोनों ही चीज़ें धूप और हवा की वजह से ख़त्म हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, मतलब सब्जियाँ वगैरह लगाते रहते हैं, 12 महीने में 2-3 सब्जियाँ एक ही प्लॉट में ले लेते हैं, लगातार उसमें सिंचाई वगैरह होती रहती है। उसके बाद में मतलब जून माह से बारिश वगैरह शुरू हो जाएगी, जून के आखिरी सप्ताह से मान लीजिए आप, तो उसके बाद में 4 महीने तक लगातार बारिश वगैरह होंगी। उसके बाद में फसल की कटाई होने के बाद फिर से हम दूसरी फसलें लगा देंगे और उसके बाद में फिर से सिंचाई वगैरह होती रहेंगी, सर्दियां आ जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जमीन में फंगस और निमातोड़ जो है वो काफी ज्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं और हमारी फसलों में काफी ज्यादा नुकसान इन्हीं 2 बीमारियों की वजह से होता है। फंगस की वजह से सबसे ज्यादा फसलों में नुकसान देखा जाता है। मेरा यह मानना है कि इंसेक्ट से ज्यादा नुकसान फंगस से होता है फसलों में। तो अगर आप ये कर लेंगे, मतलब गहरी जुताई करके 10 से 15 दिन के लिए खेत को खाली छोड़ देंगे, तो जमीन में पड़ी फंगस और निमातोड़ पूरी तरह से अपने आप खत्म हो जाएगी, जिससे आपका खर्चा भी बचेगा और फसलें भी आपकी हेल्दी और स्वस्थ बनी रहेंगी। गहरी जुताई कर लीजिए और उसके बाद में कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल दीजिए। इससे क्या होगा, वैसे तो देसी टिंडे में आप 3 से 4 ट्राली से भी काम चला सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, उसके बाद में आप आगे भी और फसलें भी लगाएंगे, तो जिससे आपकी फसल जो ज़मीन जो है वो उसकी कंडीशन जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ऑर्गेनिक मैन्योर उसमें अच्छा होने की वजह से आगे भी आप सर्दियों में दूसरी फसल लगाएंगे तो उससे भी आपको काफ़ी जोरदार उत्पादन मिलता रहेगा। तो सड़ी हुई गोबर की खाद जो है वो आप डाल दीजिए। गोबर की खाद एकदम सड़ी हुई होनी चाहिए, कच्चा गोबर आपको बिल्कुल नहीं डालना है। कच्चा गोबर अगर आप डाल देंगे और उसके बाद में सब्जियां लगाएंगे तो आगे जाकर बरसात वगैरह होगी, मॉइस्चर वगैरह जब बढ़ेगा तो उस समय पे आपकी फसलों में फंगस का अटैक और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसा अगर आप करेंगे, मतलब कच्चा गोबर अगर आप डालेंगे, कच्चा गोबर आपको बिल्कुल नहीं डालना है। तो आप गहरी जुताई करके उसके बाद में एक मतलब थोड़ा सा जो टीले विले निकल जाए तो उनको जमीन को थोड़ा सा समतल वगैरह करके हेरो वगैरह लगा के उसके बाद में 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद में आप एक रोटावेटर उसमें निकलवा दीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी जो गोबर की खाद आपने डाली है वो जमीन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी और जो गोबर की खाद की डलियां हैं और जो मिट्टी की डलियां हैं जो टीले निकल आते हैं वो सारे मतलब मिक्स हो जाएंगे और मिट्टी आपकी एकदम भुरभुरी हो जाएगी। सब्जियां लगाने से पहले जमीन का समतल होना और मिट्टी का भुरभुरा होना काफी ज्यादा जरूरी है। आपका उत्पादन इससे आपको और भी ज्यादा मिलता है, फसलें हेल्दी और स्वस्थ रहती है। दोस्तों, इसको लगाने से पहले, आखिरी कल्टीवेशन से पहले कुछ रासायनिक खाद उर्वरकों जो बेसल डोज है वो जरूर डाल दीजिए, ताकि फसल आपकी अच्छे से शुरुआत से अच्छी ग्रो हो और काफी ठीक समय तक आपको अच्छा उत्पादन देता रहा है। तो इसके लिए लगभग 50 केजी तो आप डीएपी खाद ले लीजिए आखिरी कल्टीवेशन से पहले और 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए और लगभग 20-25 केजी के आसपास आप यूरिया खाद ले लीजिए। ये आखिरी कल्टीवेशन होने से पहले डाल के उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन कर लीजिए और 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए। बेड बना के आप इसकी खेती करें, क्योंकि बाद में बारिश वगैरह भी होंगी तो इसमें जल भराव वगैरह की समस्या आपकी फसल में ना हो और उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। बेड बना के इसकी खेती करेंगे तो फसल की जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छे से होता है,
खरपतवार भी नियंत्रण में रहेगा अगर आप प्लास्टिक मल्च इसमें लगा देंगे। तो बेड बनाएं और 25 माइक्रोन की या 20-21 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च से काम चल जाएगा, क्योंकि लंबी अवधि की फसल नहीं है। 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा लीजिए और 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए और 1-1 फीट की दूरी पे बीजों की बुआई करके आप इसकी खेती कर सकते हैं। जोरदार उत्पादन और जोरदार मुनाफा इससे आपको मिल जाएगा। इसके बाद में अगली फसल की बात करें तो अगली फसल भी आपको काफी जोरदार मंडी भाव देके जाएगी और जोरदार उत्पादन देके जाएगी। मई महीने में आप इसकी खेती कर सकते हैं। और इस समय पे नंबर 2 पे हमारी जो फसल है वो है बैंगन की खेती। बैंगन की खेती को भी आप पूरे मई माह में कभी भी कर सकते हैं। तेज टेम्परेचर में भी ये फसल आसानी से ग्रो हो जाती है। फिलहाल मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि टेम्परेचर जो है फिलहाल काफ़ी नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं। एवरेज टेम्परेचर से थोड़े से डाउन ही चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। तो इस समय आप इसकी खेती कर सकते हैं। और ये फसल भी ऐसी है, अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाते हैं तब भी ये आसानी से सर्वाइव कर जाएगी और अच्छा उत्पादन आपको दे जाएगी। और इस समय पे लगाए गए बैंगन के आपको काफ़ी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। और ये फसल ऐसी है जो आपको काफ़ी लंबे समय तक उत्पादन देती है। सब्जियों में काफ़ी लंबे समय तक उत्पादन देने वाली फसलों में इसको माना जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ये फसल आपको उत्पादन दे सकती है। मिर्ची और बैंगन ऐसी फसलें हैं जो आपको काफ़ी लंबे समय तक उत्पादन देती हैं, इसलिए इनका उत्पादन भी सबसे ज़्यादा निकल के आता है। और मंडी भाव भी आपको अगर इसके 20-25 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाएंगे तब भी ये आपको काफ़ी जोरदार मुनाफा देके जाएगी। तो इस समय पे आप बैंगन की खेती कर लीजिए, तो इससे आपको उत्पादन भी जोरदार मिल जाएगा और इस समय पे लगाने पर मंडी भाव भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। और इसकी खेती अगर आपने नर्सरी डाल रखी है इसकी, यानी कि नर्सरी अगर आपकी मई महीने में तैयार हो जाती है तो आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। और अगर आपने नर्सरी इसकी अभी तक नहीं डाली है तो मई माह में आप इसकी नर्सरी डाल के जून माह में आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। मतलब कि मैक्सिमम 25 से 30 दिन में नर्सरी डालने के बाद में आपकी नर्सरी जो है वो प्लांटेशन के लायक हो जाती है। तो मई में अगर आपने नर्सरी नहीं डाली है तो मई में इसके आप नर्सरी डाल लीजिए, उसके बाद में आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। जून में अगर आप प्लांटेशन करेंगे तब भी आपको जोरदार मंडी भाव दे जाएगा। और जब तक पाले से आपकी फसल खत्म नहीं होगी सर्दियों में, जनवरी माह तक आप ये मान के चलिए कि उत्पादन देती रहेगी बैंगन की फसल आपको। तो सोचिए, शुरुआत में भी आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। उसके बाद में दीपावली के आसपास यानी कि अक्टूबर नवंबर में शादी ब्याह के सीजन भी शुरू हो जाते हैं, तो उस समय भी सब्जियों के जो भाव होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। होलसेल भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मतलब दिसंबर में भी आपको जोरदार मंडी भाव मिलते रहेंगे। मतलब जब तक ये उत्पादन देगी तब तक काफ़ी जोरदार उत्पादन मिलेगा और काफ़ी जोरदार मंडी भाव मिलते रहेंगे अगर आप इसकी खेती करते हैं। लगाने से पहले आप इसकी खेती के लिए जमीन की तैयारी मैंने आपको बता दी है, बेसल डोज वगैरह मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से वही बेसल डोज आपको इसमें डालने हैं। हाँ, इसमें बेड से बेड की जो दूरी है वो आपको 4-4 फीट की रखनी है। 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाए। काफी किसान भाई क्या करते हैं, बैंगन की खेती करते समय 3-3 फीट की दूरी पे बेड बना लेते हैं। तो उसमें आपको बैंगन का रख रखाव करने में, हार्वेस्टिंग करने में, स्प्रे वगैरह खाद उर्वरक देने में काफी ज्यादा समस्या आती है, क्योंकि बैंगन का जो प्लांट होता है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाता है, काफी ज्यादा होता है। तो इसलिए 4-4 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने हैं और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस आप 1-1 फीट का रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे तो बीच में आपको घूमने फिरने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए और फसल का रख रखाव करने के लिए काफी स्पेस मिल जाएगा। इससे आपका स्पेस अगर रहेगा तो रोग बीमारियां भी कम आती हैं। हवा पास होती रहेगी तो रोग बीमारियां भी कम आएंगी बारिश के सीजन में। और मतलब कि उत्पादन भी, फल फूल भी आपको काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे अगर इस तरीके से खेती करेंगे। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाकर ही इसकी खेती करें, ये आप जरूर ध्यान रखें। इस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं और बाद में आपको बैंगन की फसल काफी जोरदार उत्पादन दे जाएगी। लेकिन इसमें इल्ली जो सफेद लट होती है, जिसको आप फल छेदक कहते हैं या तना छेदक कहते हैं, इसका जो प्रकोप होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसके लिए प्रिवेंटिव से ही आपको स्प्रे मैनेजमेंट आपको काफी अच्छा लेके चलना पड़ेगा, वरना अगर एक बार इसमें तना छेदक का प्रकोप हो गया तो उसके बाद में आप इसको किसी भी इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाद में ये जो लट होती है वो तने के अंदर घुस जाती है। स्प्रे करेंगे तो इस स्प्रे के टच में जो आएंगे वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे। ये फलों के अंदर घुस जाएंगे और उसके अंदर तने के अंदर घुस जाएंगे। कीट को मारेंगे तो उसका लार्वा बच जाएगा, 3 दिन बाद में फिर से अटैक हो जाएगा। तो आप इसको
ठीक से अगर आपको कंट्रोल करना है, अगर ये चाहते हैं कि बीमारी इसके अंदर आए नहीं, तो शुरुआत से ही इसमें आपको इंसेक्टिसाइड लेके चलने पड़ेंगे। इसके लिए शुरुआत में आप सिजेंटा की एलिका ले लीजिए, उसके बाद में एम्प्लीगो ले लीजिए, उसके बाद में आप जो है एमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर लीजिए। रोग अगर बढ़ जाता है तो आप क्रोजान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके बाद तो कोराजोन ही आपको करना पड़ेगा। तो ये स्प्रे आप कर सकते हैं, बदल बदल कर समय समय पर आप इंसेक्टिसाइड का जो है हर 7-8 दिन से स्प्रे करते रहेंगे तो आपकी फसल में इस तरह की बीमारियां देखने को नहीं मिलेगी। बताई गई सब्जियां अगर आप बताए गए समय पर दौरान लगाएंगे तो अच्छा उत्पादन ये फसलें आपको देखे जा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।